हेलो बच्चों, तो देखो हमने क्या सीखा था। अभी तक हमने ये देखा था कि कैसे हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा रहे थे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के साथ एनबीएस कैसे हम ट्रीट कर रहे थे, हमने ये भी देखा था। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर उसी में प्रोसीड करने वाले हैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये चीज़ें फिर मैटर नहीं करेंगी। क्लियर है? तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में एक बार पढ़ाया था आपको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मुझे बताएंगे आप? क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब था अगर चीज़ें अलग अलग हैं तो उन्हें क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है। कहाँ से? किसी भी सोल्यूशन से। अगर मान लीजिए सेम चीज़ें पड़ी हैं तो क्या वो डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकती तो उन्हें मैं अलग अलग काउंट करूंगा या एक यूनिट काउंट करूंगा? एक यूनिट काउंट करूंगा। सिंपल बात समझ में आई थी। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं। एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन में क्वेश्चन ये है कि एन ब्यूटेन में आपको क्या करना है, मोनोक्लोरिनेशन करना है, मोनोक्लोरिनेशन करना है, एंड दिस इज P, and then after fractional distillation, after fractional distillation जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है Q। अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। क्लियर? चलिए ट्राई करें। सबसे पहले क्या करोगे, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरीके से। एन ब्यूटेन में अगर मुझे रेडिकल लगाने हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो मुझे पता है मैं ये रेडिकल डिफरेंट लगा सकता हूँ और ये रेडिकल डिफरेंट लगा सकता हूँ। मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो मैं यहाँ Cl लगा सकता हूँ, यहाँ Cl लगा सकता हूँ। कायरल सेंटर देख लो तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसको एक काउंट करूँगा, यहाँ कायरल सेंटर है तो इसको दो काउंट करूँगा। और ये दो कौन कौन से होंगे बच्चों? एक होगा वेज में Cl, एक होगा डैश में Cl। क्लियर है? अब मुझे बताओ आफ्टर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसे तो मैं एक ही काउंट करूंगा क्योंकि एक का क्या होगा, एक ही काउंट होगा। लेकिन इसे मैं कितना काउंट करूंगा, दो का दो काउंट करूंगा या दो का एक काउंट करूंगा? तो मैंने अभी आपको बताया इनेंशियोमेरिक पेयर, इनेंशियोमेरिक पेयर हमेशा एक दूसरे से सेम होते हैं। जितनी उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है दूसरे का भी उतना होता है, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज। को हम पलट दूँ तो ये भी वेज में आ जाएगा और एक दूसरे का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। तो बताओ इस दो को मैं कितना काउंट करूँगा, एक। तो आफ्टर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन Q इज इक्वल टू 2। तो अगर मेरा आंसर होता तो मैं क्या लिखता, P, Q को क्या लिखता बच्चों, 3,2। दिस इज योर आंसर। क्या क्लियर समझ में आ गया भाई? एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसी में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, और वो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। ठीक है? तो उस क्वेश्चन को आप बहुत ढंग से करना। अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए ढंग से करना। मुझे बताओ क्वेश्चन, अगर मेरे पास 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन है, क्या है, 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन है। सबसे पहला है इसमें आपको पहले कराना है क्लोरीनेशन, मतलब Cl2H-, ये बन रहा है P। देन आपको बताना है आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये क्या है, Q है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। आप बताएं यहां पर जल्दी से। तो चलिए यहां पर P और Q के बारे में बताएं बच्चों। P क्या होगा और Q क्या होगा? अगर मैं P की बात करूं तो P तो बहुत सिंपल है। क्या है बच्चों को? मुझे पता है कि यहाँ पर सिर्फ क्या लगाना है, डिफरेंट डिफरेंट रेडिकल, यहाँ 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 और यहाँ। क्या यही डिफरेंट डिफरेंट रेडिकल बनेंगे? चलिए बना लेते हैं। एक रेडिकल ये, एक रेडिकल ये, एक रेडिकल ये, एक रेडिकल ये और एक रेडिकल ये। क्या करना है, रेडिकल पे Cl अटैच कर देना है। क्लियर? मुझसे पूछा गया वैल्यू ऑफ P। क्या कोई कायरल सेंटर है? आप देखें हर एक चीज़ में, यहाँ कोई कायरल सेंटर दिख रहा है? नहीं।
एक होगा, क्योंकि ये भी कायरल सेंटर नहीं और ये भी नहीं। यहाँ ये कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, यहाँ भी एक होगा। यहाँ पर बताएं कितने होंगे, समझ पा रहे हैं? दोनों के दोनों कायरल सेंटर है बच्चों। देखो इसकी वैलेंसी अलग, इसकी वैलेंसी भी अलग, तो यहाँ पर क्या होगा 2 की पावर 2। क्यों? क्योंकि कभी भी यहाँ पर सिमिट्री नहीं आएगी, Cl है और यहाँ मैथिल है, तो क्या लिख दूंगा 2 की पावर 2 मतलब 4। क्लियर है? यहाँ क्या लिखूंगा बच्चों, कोई भी सिमिट्री नहीं आएगी, 2 की पावर 2 मतलब 4। यहाँ क्या लिखूंगा, ना तो ये कायरल सेंटर है और ना ही ये कायरल सेंटर है, तो क्या मैं इसको एक लिखूंगा या कुछ और लिखूंगा, बताएं बच्चों। यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। आपको पता है साइक्लिक में, आपको सब याद आ रहा है कि साइक्लिक में बताइए, मैं इनके बहुत जीआई करता था क्या, एक सिस और दूसरा बच्चों ट्रांस। समझ में आ रहा है आपको? तो कैसे ये सिस ट्रांस करता था, आपको क्लियर है क्या? तो बताइए, चलिए यहाँ जीआई में कितना लिख दूं मैं, 2। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डायास्टीरियोमर, क्योंकि सिस और ट्रांस कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, इसीलिए रिलेशन होता है डायास्टीरियोमर। अब मेरा क्वेश्चन है Q की वैल्यू, भाई P की वैल्यू तो कितनी आ गई, 4 4 8 2 10 और 2 12। Q की वैल्यू की बात करूं तो Q क्या होगा बच्चों, अगर इनएंशियोमेरिक पेयर हैं तो आधे तो इनएंशियोमर होंगे, आधे उनके मिरर इमेज होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जब मिरर इमेज को काउंट करना होगा तो एक एक तो एक ही काउंट होंगे। इस 4 को आफ्टर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैं 2 काउंट करूंगा और इस 4 को भी आफ्टर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 2 काउंट करूंगा। क्यों बच्चों? क्योंकि 4 बने कौन कौन से होंगे, एक उसका मिरर इमेज, एक उसका मिरर इमेज, ऐसे ही 4 बने होंगे। तो बच्चों ये सेम हो गए और ये सेम हो गए, तो अलग अलग करो तो कितने आएंगे, 1 और 1 2। इसीलिए मैं यहाँ इसको कितना काउंट कर रहा हूँ, 2। यहाँ मैं कितना काउंट करूंगा, 2 का 1 या 2 का 2। यार मुझे ये बताओ, अगर सिस की बात करूं तो रिपल्शन ज़्यादा है, ट्रांस में रिपल्शन कम है, तो बताओ रिपल्शन कम है, रिपल्शन अलग अलग है, तो कंपाउंड भी तो अलग अलग हो गए, और कंपाउंड अलग अलग हो गए तो इस 2 को मैं क्या काउंट करूंगा, 2 ही काउंट करूंगा। तो आंसर होता मेरा 6 और 2 8, तो Q कितना आ जाता, 8। तो आपको समझ में आया कि कैसे मैं यहाँ पर ट्रीट कर रहा हूँ। क्यों बच्चों, चुन्नू समझ में आ रहा है ना, क्लियर? तो चलो अब अपन सीखते हैं कुछ और। क्लियर? तो अपन ने ये सीख लिया कि मोनोक्लोरिनेशन कैसे करते हैं, NBS कैसे करते हैं। चलिए NBS की एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी आपने किया था NBS थोड़ी देर पहले, एक लेक्चर पहले अपन ने क्या किया था, NBS किया था। चलिए उसकी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। NBS के बारे में मुझे बता दो कि बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो भाई। मान लो मेरे पास ये है, क्लियर? अब मुझे बनाना है, यहाँ पर क्वेश्चन है ये, और मुझसे पूछा गया NBS की रिएक्शन करके P बन रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, टोटल आइसोमर्स ऑफ P, ऐसे बनाना है आपको। तो बताओ, जब यहाँ पर मैं रिएक्शन करूँगा तो NBS का मतलब क्या होता है, एलाइलिक रेडिकल। एलाइलिक रेडिकल की बात करूँ तो एलाइलिक रेडिकल है कौन कौन सा बच्चों, इस कंपाउंड में एलाइलिक कार्बन कौन सा है, एलाइलिक कार्बन मतलब एल्कीन से जुड़ा कार्बन, एलाइलिक कार्बन, एल्कीन से जुड़ा कार्बन, एलाइलिक कार्बन और एलाइक कार्बन। बच्चों आप कंफ्यूज ना हो, ये दोनों कार्बन अलग अलग हैं या सेम, बताइए बच्चों। ये दोनों कार्बन अलग अलग हैं, क्यों? इसके बगल में मेथिल जुड़ा है, इसके बगल में कुछ नहीं जुड़ा है। तो अब मुझे क्या करना है, रेडिकल लगा लेना है। मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम होता है रेडिकल लगा लो। रेडिकल लगाने के बाद मैंने सोचा कि क्या अब ये रेजोनेंस कर सकता है, तो क्या रेजोनेंस करने के बाद डिफरेंट बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया पहले आप सारी चीज़ें बना लो और बाद में क्या कर दो, ब्रोमीन को ऐड कर दो। यहाँ रेजोनेंस करोगे तो क्या बनेगा, क्या रेजोनेंस करने के बाद ये बन जाएगा, बच्चों ध्यान से देख रहे हो, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, रेडिकल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पाई बॉन्ड जब शिफ्ट होगा तो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, रेडिकल यहाँ आएगा, तो क्या ये बन जाएगा। यहाँ की बात करें तो रेडिकल कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ, और पाई बॉन्ड कहाँ होगा, बगल में, तो ये बन जाएगा। मुझे बताओ कौन सा आइसोमर है जो रिपीट कर रहा है बच्चों, क्या ये आइसोमर रिपीट कर रहा है, ध्यान दो,
भाई इसके मैं यहाँ लगाऊं या इसके मैं यहाँ लगाऊं, बात तो सेम ही है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो मैं एक को काउंट नहीं करूँगा। क्लियर, समझ में आया? बाकी सब अलग है, आप ध्यान दो, बाकी सब अलग है, तो बाकी सब पे क्या करोगे, ब्रोमीन को जोड़ दोगे। दिस इज योर आंसर। कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, टोटल इज 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर। जरूरी नहीं है बच्चों ये एन ब्रोमोसक्सीनामाइड ही बोले, ये कभी कभी एन क्लोरोसक्सीनामाइड भी बोल देता है, तो इसको बोलते हैं NCS। क्या होता है, एन क्लोरोसक्सीनामाइड। जैसे अपन ने देखा था कि जैसे हम क्लोरो ब्रोमो को जोड़ रहे थे, वैसे ही हम किसको जोड़ेंगे, क्लोरो को। जैसे मान लो मेरे पास कुछ ऐसा आइसोमर होता, क्लियर है, ऐसा कंपाउंड होता और मुझे कराना होता है NCS। क्या करना है मुझे पता है कि प्रोडक्ट यहाँ चलो P है, क्या करना है, एलाइलिक रेडिकल बनाना है, और एलाइलिक रेडिकल पे क्या अटैच करना है, क्लोरीन को अटैच करना है। क्लियर, समझ में आ रहा है? एलाइलिक रेडिकल कहाँ कहाँ है, ध्यान दो, एलाइलिक कार्बन एक ये है और एक ये है, दोनों पे रेडिकल लगाओ और रेजोनेंस करना मत भूलना, मैं अभी भी कह रहा हूँ। ये दोनों बनेंगे। मुझे बताओ यहाँ रेजोनेंस करने के बाद, क्या यहाँ रेजोनेंस करने के बाद ये बन जाएगा, और ये दोनों ही क्या है, सेम है, तो मैं एक को काउंट नहीं करूंगा, एक को काउंट कर लूंगा। क्लियर, समझ में आया? भाई यहाँ लगाओ, बात तो सेम है ना यार, इस कार्बन से दोनों कार्बन क्या है, आइडेंटिकल है। समझ में आ रहा है क्यों मैंने इसको सेम बोला? इसीलिए मैं कह रहा हूँ को बनाना जरूर है, सेम है, काट दो। क्लियर, यहाँ पर बात करें तो यहाँ रेजोनेंस होगा तो क्या बनेगा बच्चों, ये अलग है, दिख रहा है? इसका मतलब टोटल कितने हो गए, यहाँ जोड़ दो ब्रोमीन, तो ब्रोमीन ब्रोमीन और ब्रोमीन, तो बताओ कितने हो गए, 1 2 और 3। तो यहाँ P कितना लिख सकता हूँ, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो यहाँ पर अपन ने ये बात कंप्लीट की कि कैसे हम यहाँ एन ब्रोमोसक्सीनामाइड कर रहे थे, एन क्लोरोसक्सीनामाइड कर रहे थे। क्लियर है? तो चलिए एक और चीज़ यहाँ पर सीखते हैं, और वो है बच्चों न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ। दो चीज़ें सीखेंगे, आप सीख चुके हो लेकिन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आप यहाँ पर कई चीज़ें सीखने वाले हो। क्या सीखने वाले हो अभी आप देखना। तो सबसे पहले हेडिंग डालो सॉल्वेंट। क्या डालो, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अपन दो चीज़ लेते हैं, एक तो होता है क्या, पोलर सॉल्वेंट, एक होता है नॉन पोलर। पोलर का मतलब जिसमें म्यू क्या हो, 0, और नॉन पोलर का मतलब जिसमें म्यू डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? म्यू का मतलब क्या हुआ, म्यू इज डिनोटेड टू डाइपोल मूवमेंट। म्यू क्या दिखा रहा है, डाइपोल मूवमेंट। आपको देखना आता है कि डाइपोल मूवमेंट कैसे दिखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बेंजीन है, बताइए ये पोलर है या नॉन पोलर है? क्या मुझे पता है कि यहाँ एल्कीन 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 है, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है तो एक दूसरे के वेक्टर को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ म्यू इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, पोलर में नॉन इक्वल टू 0 और नॉन पोलर में इक्वल टू 0। उल्टा लिख दिया था मैंने। पोलर का मतलब कुछ ना कुछ पोलैरिटी होगी, और नॉन पोलर का मतलब वहाँ पर म्यू क्या होगा, एग्जैक्टली 0 होगा। तो बताइए यहाँ पर म्यू क्या है, 0 है। क्या क्लियर समझ में आ रहा है कैसे अपन ने देखा? तो पोलर का मतलब वहाँ डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, और नॉन पोलर का मतलब वहाँ डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्लियर समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए यहाँ नॉन पोलर और पोलर में हम कैसे पहुँचते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई Cl ग्रुप है, क्या यहाँ सब कार्बन ग्रुप है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ खींचेगा, इसका मतलब इसका म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब ये पोलर होगा। क्या समझ में आ रहा है? मुझे बताइए वाटर क्या है,
H अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, ये जुड़ के कुछ ना कुछ वेक्टर क्या आएगा, ये आएगा। इसका मतलब यहाँ भी म्यू क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये भी क्या है, पोलर है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर Cl और Cl ले लिए, मुझे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है, कट जाएंगे और 0 आ जाएगा। जितना ये खींच रहा है उतना ही ये खींच रहा है। एंगल इज 180 डिग्री, और आप निकाल सकते हो म्यू इज इक्वल टू √μ1² प्लस μ2² प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। आपको डाइपोल निकालना आता है बच्चों, ये मैं सिर्फ एक बार हिंट दे रहा हूँ कि आप कैसे समझोगे। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, नॉन पोलर। अब इसमें बात एक खास ये आती है कि आगे एक चीज़ और जुड़ती है, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो ध्यान देना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, ध्यान देना। पोलर सॉल्वेंट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनमें पोलैरिटी होगी, ध्रुवता होगी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्या होगी, पावर होगी, जिसकी वजह से टोटल एक चार्ज कंटेन होगा, या डेल नेगेटिव कंटेन होगा या डेल पॉजिटिव कंटेन होगा। यहाँ चार्ज इक्वल नहीं होंगे, पोलर है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसकी पोलैरिटी जरूर होगी। अब बात आती है प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पीपीटी सॉल्वेंट कह सकते हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिंपल है बस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कुछ नहीं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो पोलर प्रोटिक, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो पोलर अप्रोटिक। जैसे एसीटोन, जैसे मैं यहाँ किसकी बात कर सकता हूँ बच्चों, एसीटोन की बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एसीटोन यहाँ पोलर तो है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ओवरऑल जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन ये अप्रोटिक है। एप्रोटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस कहते हैं। आप सबको ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्लियर है। तो आपको समझ में आया कैसे अपन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बता सकते हैं। जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस होगी वो सब क्या होंगे, पोलर प्रोटिक। जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जैसे अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बच्चों। तो इस तरीके के सॉल्वेंट क्या कहलाते हैं, पोलर प्रोटिक, और जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती वो क्या कहलाते हैं, पोलर अप्रोटिक। जैसे डीएमएसओ का मतलब डाइमेथिल सल्फेट ऑक्सीजन, ये यहाँ सल्फर लग जाता है, ऑक्सीजन की जगह क्या लग जाता है, सल्फर। तो डीएमएसओ बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएमएफ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या होते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि अब हम जब आगे कुछ पढ़ेंगे तो वहाँ इनका यूज़ जरूर आएगा, क्लियर है। तो आपको समझ में आया ये क्या है, डाईमेथाइल फॉर्मामाइड। डाईमेथाइल फॉर्मामाइड का मतलब क्या हुआ, फॉर्मामाइड का मतलब HCONH2 और N से क्या जुड़ा होता है, 2 मैथिल, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, DMF, डाईमेथाइल फॉर्मामाइड। ये आपको बता ही दिया मैंने, डाईमेथाइल सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्साइड, क्लियर। तो आपको समझ में आया कि पोलर कैसे देखते हैं और पोलर प्रोटिक कैसे देखते हैं, क्लियर हो गया ये चीज़। अब मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ चीज़ों की। अब देखिए क्या है, अब समझिएगा चीज़ें क्या है, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा आने वाली हैं बच्चों, जो कि रिलेट करेंगे अपन, और रिलेट करके उनको समझेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 कंपाउंड, 2 चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिसिटी और दूसरी बेसिक स्ट्रेंथ। क्या मतलब है इसका समझना,
न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है और बेसिक सिटी का मतलब क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे बेसिक स्ट्रेंथ, इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि उस पर कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या बोल रहा हूं मैं, उस पर कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो क्या कहलाती है, बेसिक स्ट्रेंथ। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब हुआ अटैक करने की टेंडेंसी। क्या मतलब हुआ, अटैक करने की टेंडेंसी। क्लियर, तो समझ में आया आपको बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब हुआ अटैकिंग टेंडेंसी। अटैकिंग टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, अटैक करने की कितनी टेंडेंसी है, कैसे वो अटैक कर रहा है। आप समझना मेरी बात को। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बोलूँ मेरे पास F माइनस है, I माइनस है, सॉरी F माइनस है, Cl माइनस है, ब्रोमीन माइनस है और I माइनस है। अगर मुझे कंपेयर करना होता बेसिक स्ट्रेंथ, तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ अच्छी होती है बच्चों, बताएं सबको। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब हुआ कि माइनस चार्ज यहाँ भी है, माइनस चार्ज यहाँ भी है, माइनस चार्ज यहाँ भी है और वही माइनस चार्ज यहाँ भी है। जितना छोटा एटम होगा, जितना छोटा एटम होगा उस पर चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब चार्ज डेंसिटी किस पे ज़्यादा होगी, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। क्लियर। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, मैं यहाँ पर बोलूँ कि अब मुझे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी निकालनी है, तब ध्यान दो। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी दो टर्म्स में निकालते हैं, इन फ्रंट ऑफ या अबाउट या विद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरा विद पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पहला पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और फिर दूसरा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ पोलर प्रोटिक की। पोलर प्रोटिक का मतलब मैंने क्या बताया आपको, पोलर प्रोटिक का सिंपल सा मतलब है कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो, प्रेजेंट हो, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो, प्रेजेंट हो। अब क्या होता है बच्चों, जब हम यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं लाइक वाटर, तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने फ्लोरीन माइनस को लिया, ठीक। अब इस फ्लोरीन माइनस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ही, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो बात कर रहे थे अपन कि मान लीजिए मेरे पास एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है लाइक वाटर। वाटर में अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए मैंने इसको पोलर प्रोटिक कह दिया। मेरे पास प्रेजेंट है फ्लोरीन माइनस। जब फ्लोरीन माइनस के पास एक सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा जस्ट लाइक वाटर, तो सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होता है इस चीज़ को समझो। मान लो मैं हूँ, मुझे कहीं अटैक करने जाना है, तो मैं बीच के जो सॉल्वेंट्स होंगे उनसे गुजरता हुआ जाऊंगा। हो सकता है कोई ऐसा सॉल्वेंट हो जिससे मैं अट्रैक्ट हो जाऊं, बल्कि हो जाऊं, और खूब बल्कि होने के कारण अब मुझे अटैक करने में दिक्कत हो जाए। वैसा ही कुछ यहाँ होता है। देखिए क्या, ये वाटर सॉल्वेंट के साथ जब रिएक्शन करता है, क्योंकि सॉल्वेंट तो हर जगह होगा बच्चों, वाटर सॉल्वेंट के साथ जब रिएक्शन करता है बच्चों, तो ये क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल इसके सराउंडिंग में कई सारे होते हैं, मुझे पता है कितने होते हैं, 6.023 अब ये क्या करता है, इस फ्लोरीन और हाइड्रोजन में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसा क्यों, O की वजह से इस पे डेल पॉजिटिव आता और इस पे डेल नेगेटिव आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डेल पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डेल नेगेटिव। इस तरीके से ये क्या करता, खूब सारी बॉन्डिंग करता, और खूब सारी बॉन्डिंग करता, उसकी वजह से इसका जो क्राउडिंग फैक्टर है, जो क्राउड है, क्राउड क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता। और बताओ बच्चों, जब खूब बल्कि हो गया तो अब अटैक करने में क्या होगी, इसको दिक्कत होगी, और अटैक करने में दिक्कत होगी तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आता है
I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। मान लीजिए इस न्यूक्लियोफिलिसिटी में पीपीटी सॉल्वेंट की जगह पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता। जब यार पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो वहाँ तो कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, वहाँ तो कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, और जब वहाँ कोई अट्रैक्शन ही नहीं है तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है, जितनी दम है उतनी दम से वो अटैक कर देगा। अब बीच में कोई सरफेस ही, बीच में कोई वही नहीं है, सॉल्वेंट ही नहीं है, तो ये कहीं फंसेगा ही नहीं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैसी होती है बच्चों? सेम एज इट इज F माइनस, Cl माइनस, ब्रोमीन माइनस और I माइनस। क्या क्लियर हो गया? तो दो चीज़ें आप ध्यान रखना, सॉल्वेंट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी यहाँ पर बॉन्डिंग करने लग गई, और बॉन्डिंग की वजह से क्राउडिंग फैक्टर क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया। बहुत बल्कि ग्रुप अटैक करने में क्या करेगा? दिक्कत करेगा। तो यहाँ पर जब सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात होती है तो यहाँ पर हम ये प्रोसेस अपनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक, ध्यान रखना, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक सिटी। जैसे और अच्छे से बात करते हैं यहाँ पर, चलिए एक और तगड़ी बात इस पर करते हैं। तो आपको समझ में आया सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होता है भाई? तो सॉल्वेंट का इफेक्ट सिंपल सा क्या हुआ, अगर खूब सारा अट्रैक्शन हो जाएगा तो अट्रैक्शन की वजह से वो अटैक नहीं कर पाएगा, और अटैक नहीं कर पाएगा तो वो फिर अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही है क्या आपको? चलिए इसी क्रम में अपन शुरू करते हैं एक नई चीज़ यहाँ पर जो अपन आप पढ़ने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, विच इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट जो हो रहा है वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? सब्स्टिट्यूशन कहलाएगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं मेनली यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन। SNI, SNNGP इन सब के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो सिंपल सा क्या है कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो लिविंग ग्रुप को अगर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा है तो रिप्लेस करने को हम बोलते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया और इसकी जगह पे कौन सब्स्टिट्यूट हो गया? न्यूक्लियोफाइल। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट में अपने यहाँ घायल होता है आदमी, तो अपन क्या करते हैं, उसकी जगह पे कोई दूसरा आदमी लगाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट प्लेयर बोलते हैं, उसको बोलते हैं ना। तो उसी तरीके से ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसी में मेन जो हम शुरू करेंगे वो है SN2 रिएक्शन। तो हेडिंग डालें SN2 रिएक्शन। S छोटा है, N यहाँ पर, S बड़ा है, N यहाँ पर छोटा है। इस चीज़ को समझेंगे वर्ड कहाँ से आया, ऐसा क्या हुआ कि इसको नाम SN2 ही देना पड़ा। तो S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 फॉर बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर का मतलब जिसकी मॉलिकुलरिटी 2 होती है। मैं बात करूंगा रिएक्शन में कैसे पहचानना है, तो क्या लिखूंगा इसको? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ हमेशा एक रिएक्टेंट होता है एल्किल हैलाइड। यहाँ हमेशा एक रिएक्टेंट क्या होता है? एल्किल हैलाइड होता है। इस रिएक्शन को बहुत प्यार से समझो, अभी तो कहानी बस शुरू हो रही है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब SN का मतलब सब्स्टिट्यूशन और 2 का मतलब इसकी मॉलिकुलरिटी, बायोमोलिकुलरिटी। क्लियर है? तो ध्यान दो होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है? कार्बन होता है। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 में मान लो मैंने यहाँ पर एक H लगा दिया, यहाँ एक हैलोजन ग्रुप लगा दिया, इसको मैंने लिविंग ग्रुप बोल दिया। यहाँ मेरे साथ एक जुड़ा हुआ है R ग्रुप R1 और यहाँ मेरे साथ जुड़ा है एक R2। मान लीजिए ऐसे करके एक ग्रुप जुड़ा हुआ है R1 एंड R2। ये एक मेरे पास एक फिशर कह सकते हो या एक 3 डिग्री प्रोजेक्शन कह सकते हो, 3 डिग्री कंपाउंड कह सकते हो। ये है मेरे पास। प्रेजेंस किसकी है? न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा यहाँ पे? अब ध्यान देने वाली बात है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, पूरी बात सुनो।
अगर मान लो मुझे किसी पर अटैक करने जाना है, अटैक करने का मतलब मेरे पास फिजिबल कंडीशन क्या है, यहाँ पर मेरे पास जो फिजिबल कंडीशन आती है, मैं सोचूंगा कि मैं पीछे से अटैक करूं। क्यों पीछे से अटैक करूं? इस हैलाइड के पास लोन पेयर होंगे, खूब सारे लोन पेयर की वजह से फ्रंट का जो पार्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्राउडिंग हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा क्राउडिंग होने की वजह से इस एक्स के जस्ट एंटी बॉन्डिंग पे, इस एक्स के जस्ट एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। क्यों हुआ? इस एक्स की वजह से इस पर डेल पॉजिटिव आ रहा था और इस पर डेल नेगेटिव आ रहा था। क्लियर है? इस डेल पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल। बैक अटैक क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर फ्रंट में बहुत सारे ग्रुप लगे थे। अब सोचो, एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसी स्टेज आएगी जब न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा होगा और लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा, और ऐसी स्टेज को नाम देते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनती है वो ध्यान देना। अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट की बात करूं तो सोचिए, कार्बन है, H है, R1 हो गया और R2 हो गया। मान लीजिए कुछ इस तरीके से ग्रुप जुड़े हुए हैं। मान लीजिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है और यहाँ लिविंग ग्रुप निकल रहा है। अब ध्यान दो, इन चीज़ों से बहुत कुछ समझ में आने वाला है। क्या समझ में आने वाला है? एक साथ दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, इसीलिए नाम पड़ा बायोमॉलिकुलर। क्या क्लियर हो गया? सबसे पहली चीज़, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिकुलर। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि कैसे कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आ रहा है? क्लियर हो रहा है? इस कार्बन की बात करो तो ये कार्बन प्रेजेंट में कितने बॉन्ड बनाकर रखा है? आप बताओ, क्या ये कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड बना के रखा है? क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड जुड़ रहा है, ये लिविंग ग्रुप निकल रहा है, ये बॉन्ड जुड़ रहा है। तो बताओ, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चों? sp2 होगी। क्लियर है? तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2 होगी, क्योंकि बॉन्ड कितने बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है बच्चों। 3 बॉन्ड का मतलब क्या होता है? sp2। क्लियर? समझ में आया? जैसे ही यहाँ पर अटैक होगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और लिविंग ग्रुप निकलेगा तो सोचो अटैक कैसा हो रहा है? एंटी अटैक। और एंटी अटैक में हमेशा होता है बच्चों इन्वर्जन। क्या होता है? इन्वर्जन। तो यहाँ क्या होता है? 100% इन्वर्जन होता है। मतलब अगर कोई ये R है, अगर कोई ये R है, लेट सपोज R है, तो पक्का जो इन्वर्जन होगा वो क्या बनेगा? S बनेगा। अगर ये D है तो वो क्या बनेगा? L बनेगा। इसी को बोलते हैं बच्चों इन्वर्जन। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अब सोचो क्या होगा, जब ये अटैक करेगा तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? पलट जाएंगी। और पलट जाएंगी तो बताओ, मेरे पास जो बन के आएगा, क्या वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा? R1 है, R2 है, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन गया मेरे पास? ये मेरे पास क्या बन गया? प्रोडक्ट। फिर से देखो क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? बैक अटैक। बैक अटैक क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ था फ्रंट में, जिसकी वजह से क्राउडिंग फैक्टर क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा होगा इसलिए यहाँ पर यह अटैक एंटी कर रहा है। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी। यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, सीधे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट क्या हुई? ये एक ऐसा पल होता है, उस पल में एक चीज़ ऐड हो रही होती है और दूसरी चीज़ टूट रही होती है। ऐसी स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू समझाऊं तो ग्राफ के थ्रू देखो क्या बना होगा। ये मान लीजिए रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये है एनर्जी। तो एक इनिशियल रेट में कोई ना कोई रिएक्टेंट शुरू हुआ होगा, एक पॉइंट तक गया होगा, और तुरंत क्या बन गया होगा? प्रोडक्ट बन गया होगा। यही तो बना होगा, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो कितने स्टेप की रिएक्शन है? 1 स्टेप रिएक्शन। कौन सी स्टेप? 1 स्टेप। एक स्टेप में गया और सीधे प्रोडक्ट बन गया। मुझे बताओ, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल
और मेरे पास ये रिएक्टेंट है, ये दोनों एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों ही एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो बताओ दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, यूज आएगी इस रिएक्शन में। इसका मतलब अगर मैं रिएक्टेंट की कुछ बढ़ाता हूँ कॉन्सेंट्रेशन, या रिएक्टेंट के अलावा मैं न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूँ, तो बताओ मुझे इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ाने से रिएक्शन भी क्या करेगी, और तेज जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों जो इसका रेट होता है वो होता है कि ये रिएक्टेंट पे भी असर करता है, मतलब रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है, साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलूँगा मैं यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलूँगा बच्चों यहाँ पर, 2। मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी बच्चों, क्योंकि एक साथ दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, तो मॉलिक्युलरिटी भी कितनी होगी बच्चों, 2। क्या क्लियर समझ में आ रहा है कैसे अपन ने यहाँ पर किया? अब मुझे एक चीज़ ये बताओ, रिएक्शन अच्छे से कब प्रोसीड करती? अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ कि रिएक्शन बढ़िया कब प्रोसीड करती, तो सोचो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसे अटैक करने जाना है, ठीक, अटैक करने जाना है, तो ये जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ही जल्दी ये अटैक करेगा, और उतनी ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करके लीविंग ग्रुप को निकाल देगा। इसका मतलब मैं यहाँ 2-3 पॉइंट और लिख सकता हूँ, और ऐसा करते हैं, आप इसको नोट करें, ठीक है, इसके बाद में इसकी पॉइंट में लिखता हूँ, आप इसको नोट करें जल्दी से। देखिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन हो रही थी, तो सबसे पहली चीज क्या आई यहाँ पर, रेट। रेट की बात करो तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल साथ ही साथ रिएक्टेंट। पहले ही पॉइंट समझ में आ गया आपको? तो मुझे बताओ न्यूक्लियोफाइल पे भी रिएक्ट कर रहा है और रिएक्टेंट पे भी असर कर रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ बच्चों, 2। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो गई बताओ जल्दी से। अगर मैं मॉलिक्युलरिटी पूछूं, रिएक्शन हो गई, वो भी क्या हो गई, 2। इसीलिए हम इसको बोलते हैं बायोमॉलिकुलर। क्या बोलते हैं, बायोमॉलिकुलर। अगर एक मॉलिक्युलरिटी होती तो उसको बोलते हैं यूनिमॉलिकुलर। क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिकुलर। अब बात करते हैं चौथे की। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा था, डायरेक्ट अटैक कर रहा था। डायरेक्ट अटैक करके क्या कर रहा था, लिविंग ग्रुप को निकाल रहा था। तो अपने माइंड में सोचो कि इस रिएक्शन में अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा होता तो क्या जल्दी से अटैक करता, समझ में आ रहा है? और लिविंग ग्रुप जितनी जल्दी निकलता क्या उतना ही बेस्ट होता। तो दोनों चीज़ें हम यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पहचानने का तरीका क्या होता है बच्चों, नेगेटिव कंटेनिंग। अगर नेगेटिव कंटेनिंग है तो जैसे OH माइनस, जैसे N3 माइनस लिख सकते हो, इसी को तुम NaN3 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि Na प्लस और N3 माइनस में वो अपने आप ही रहता है। जैसे Cn माइनस, इसी Cn माइनस को तुम KCN भी लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है? तो बार बार मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इस OH को तुम NaOH भी लिख सकते हो। तो समझ में आ रहा है कैसे करते हैं यहाँ पर, क्लियर समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ यहाँ पर लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप। ठीक, तो लिविंग ग्रुप के बारे में मैंने समझ लिया गुड। क्यों? क्योंकि यार न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो कोई भी लिविंग ग्रुप जितनी जल्दी निकलेगा क्या प्रोसीजर उतनी अच्छा होगा। इसका मतलब बताओ लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा होता है, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। F इतनी जल्दी नहीं निकलना चाहेगा। क्लियर समझ में आ रहा है? छठे पॉइंट की बात करते हैं। मुझे बताओ रिएक्टेंट पे अटैक हो रहा था, इसका मतलब अगर रिएक्टेंट खूब कम हो, मतलब खूब छोटा सा हो, मतलब क्या हुआ, उसकी डिग्री कम हो। मतलब अगर सोचिए मेरे पास SN2 रिएक्शन होनी है, तो मुझे बताओ अगर एक हैलाइड है प्राइमरी, एक हैलाइड है सेकेंडरी और एक हैलाइड है टर्शरी, तो बताओ अटैक जल्दी कहाँ होगा, प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे, देन टर्शरी पे। क्यों? क्योंकि क्राउडिंग फैक्टर क्या होता है, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग।
जितनी क्राउडिंग कम होगी उतनी ही SN2 रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्या ये पॉइंट भी तुम्हें समझ में आ गया बढ़िया से? तो मुझे बताओ यहाँ पर अगर मेरे पास कोई मुझसे पूछता कि इस SN2 रिएक्शन में मेन पॉइंट्स बताओ, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करता? मैं स्टार्ट वहाँ से करता, सबसे पहले क्या हुआ, एक रिएक्टेंट लिया, दूसरे पे क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल लिया। अब दोनों चीज़ ली, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है, इन्वर्जन, मतलब एंटी अटैक करता है, तभी यहाँ चीज़ें पलटेंगी। एंटी अटैक कर रहा है तो पहली पॉइंट समझ में आया, एंटी अटैक हो रहा है, इसका मतलब अटैकिंग टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा होगा, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो लिविंग ग्रुप निकलना चाहिए, इसका मतलब लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जब रिएक्शन में रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल एक साथ काम कर रहे हैं तो बताओ रेट भी किस पे डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट पे करेगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं देख सकता हूँ 1 और 1 क्या है, 2 है। मॉलिक्युलरिटी 2 है क्योंकि दो एटम एक साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। SN2 रिएक्शन किस पे, मुझे पता है जब अटैक करने जाएगा तो क्राउडिंग फैक्टर क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये लिख दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे 7 नंबर पे, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। तो बच्चों सॉल्वेंट अगर बात करें तो मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया होता, अगर मैं यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया होता तो क्या उस न्यूक्लियोफाइल को पोलर प्रोटिक अपने साथ अटैच कर लेता, और अपने साथ जब अटैच करता तो अटैच करने से वो चीज़ क्या हो जाती, खूब बल्कि हो जाती, और बल्कि चीज़ अटैक करने में क्या करती, दिक्कत करती। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक। एप्रोटिक में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, और कोई अट्रैक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन भी क्या होगी, तगड़ी होगी। जैसे DMF, जैसे DMSO, जैसे एसीटोन, इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। तो क्लियर है, जैसे बोल सकते हो जितने भी ये सॉल्वेंट है ये सब क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। क्लियर। 8वें नंबर की बात करते हैं। मुझे बताओ रिएक्शन में अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास मान लो कोई भी ऐसा एटम है जो SN2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब क्या हुआ, जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी SN2 रेट उतनी ही कम हो जाएगी। क्लियर बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। इसीलिए प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शरी, क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ऑर्डर 2, मॉलिक्युलरिटी 2, तो इसी SN2 से सब कुछ बता सकते हो। क्या, अब फिर से देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऑर्डर कितना है 2, मॉलिक्युलरिटी कितनी है 2, मॉलिक्युलरिटी 2 है, ऑर्डर भी 2 है, इसका मतलब यहाँ पर जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट दोनों पे। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट छोटे से छोटा हो, क्योंकि यहाँ अटैक हो रहा है, एंटी अटैक हो रहा है। एंटी अटैक होने से क्या होता है, ऑलवेज इन्वर्जन, तो इन्वर्जन यहाँ हमेशा इन्वर्जन प्रोसीड करता है। मतलब क्या हुआ, अगर कोई R है और मैंने SN2 रिएक्शन कराई तो ये S बन जाएगा, अगर कोई D है SN2 रिएक्शन कराई तो ये L बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि क्या मतलब है इन्वर्जन का। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे। अब चलते हैं अपन प्रैक्टिस पे। तो ये हमने रिएक्शन के बारे में सब कुछ जान लिया। जैसे मान लीजिए अब रिएक्शन करते हैं तो और समझते हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि SN2 रिएक्शन क्या होती है, कभी कभी किसी कंपाउंड में नहीं भी होती है, और नहीं होती उसका मतलब क्यों नहीं होती जरा सीखेंगे। तो सम कंपाउंड does not give SN2 रिएक्शन। क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, और बाईसाइक्लो कंपाउंड मैंने यहाँ हैलाइड लगा दिया।
अब मुझे एक चीज़ ये बताओ, जब रिएक्शन प्रोसीड कर रही थी तो क्या ट्रांजिशन स्टेट sp2 कार्बन की बन रही थी? समझ में आ रहा है? और sp2 कार्बन पे बन रही थी तो ये ब्रिज हेड कार्बन, हमें पता है ब्रेड्स रूल में हम क्या पढ़ते हैं, ब्रेड्स रूल में हम क्या पढ़ते हैं, कभी भी sp2 नहीं हो सकता ये कार्बन, और जब ये sp2 नहीं हो सकता तो कभी भी ये SN2 रिएक्शन भी नहीं देगा। ध्यान रखना, ब्रिज हेड बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड कार्बन कभी भी SN2 अटैक नहीं देता। सेकेंड चीज, मान लो कभी भी कोई टर्शरी हैलाइड है, टर्शरी हैलाइड इतना ज़्यादा क्राउडिंग फैक्टर है, इतना ज़्यादा क्राउडिंग फैक्टर है कि यहाँ अटैक करना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी SN2 नहीं देता। थर्ड, मान लीजिए मेरे पास ये क्लोरो है जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। क्लियर? अब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो बताओ, जो डेल पॉजिटिव कंटेन हो रहा था, जो डेल पॉजिटिव बन रहा था, क्या वो डेल पॉजिटिव अब इस क्लोरीन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस? अब ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पर क्या होता है, ये कभी भी अटैक नहीं होने देगा, मतलब यहाँ पर भी SN2 रिएक्शन नहीं हो सकती। ऐसे ही बताओ, अगर मेरे पास कभी भी बेंजीन के साथ हैलाइड जुड़ जाए तो यहाँ भी SN2 रिएक्शन नहीं होगी। क्या क्लियर समझ में आ रहा है कि SN2 कहाँ कहाँ होगी, कहाँ कहाँ नहीं होगी? मान लीजिए एक और चीज़ है, इसे बोलते हैं नियो पेंटाइल हैलाइड। कभी भी नियो पेंटाइल हैलाइड पे क्या होता है, ये इतना बल्की ग्रुप होता है जिसकी वजह से SN2 अटैक यहाँ पर नहीं हो पाता, तो यहाँ पर भी SN2 रिएक्शन नहीं होती। क्या आपको समझ में आया SN2 रिएक्शन कब होगी कब नहीं होगी? क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ? तो मेन चीज़ थी, यहाँ SN2 रिएक्शन नहीं होती, यहाँ SN2 रिएक्शन नहीं होती, यहाँ नहीं होती, यहाँ नहीं होती और यहाँ नहीं होती। अगर मेरे पास कोई मान लीजिए सेकेंडरी हैलाइड है और कोई प्राइमरी हैलाइड है और मैं आपसे पूछूं SN2 रेट कहाँ अच्छा होगा मुझे बताएं, तो आप क्या बोलते हैं? आपको पता है SN2 में क्या होता है, अटैक होता है न्यूक्लियोफिलिक, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो बताओ क्राउडिंग फैक्टर जहाँ कम होगा वहाँ SN2 रिएक्ट करेगी। इसका मतलब SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग, या मैं इसको बोल सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शरी हैलाइड। क्लियर है? इसी क्रॉस नहीं है बच्चों, ये हैलाइड। क्लियर? तो मुझे बताओ रेट किसका ज़्यादा होता? क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इसका रेट ज़्यादा हो जाता? क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? बढ़िया, एकदम क्लियर हो रहा है ना? चलो मुझे बताओ, अगर मेरे पास यहाँ क्लोरो होता और यहाँ ब्रोमो होता, बताओ SN2 रेट कहाँ ज़्यादा अच्छे से होता? बहुत अच्छे से सीख रखा है यार। अगर दोनों सेम है तो लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है भाई? दो ही तीन चीज़ें अपन ने सीख रखी हैं, तो बताओ लिविंग ग्रुप ये Br माइनस है, तो मैं कह सकता हूँ लिविंग ग्रुप पे क्या करता है, SN2 डिपेंड करता है। इसका मतलब लिविंग ग्रुप के ऑर्डर क्या होता है बच्चों, I माइनस, ब्रोमीन माइनस, Cl माइनस और F माइनस। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ रेट किसका अच्छा होगा, इसका अच्छा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन SN2 में पूछे जाते हैं। आज अपन ने SN2 रिएक्शन को शुरू किया है, एक तरीके से बस समझा है कि यहाँ रिएक्शन कैसे कैसे प्रोसीड हो रही है। क्लियर समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया क्लियर हो रहा है। तो कैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है आपको सब कुछ क्लियर है, कहानी सारी पता है भाई। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, कहाँ से अटैक करेगा, बैक अटैक, बैक अटैक करेगा तो क्या होता है, सब समझ में आ रहा है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर रिएक्शन होती, मैंने एक फिशर फॉर्म ले लिया, यहाँ मैंने Cl लगा दिया, यहाँ मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ मैंने H लगा दिया और यहाँ मैंने C2H5 लगा दिया। क्लियर है? यहाँ की अगर हम बात करें रिएक्शन हो रही होती NaOH, NaOH का मतलब क्या हुआ, Na प्लस OH माइनस। ये ऐसे दिएगा नहीं, हमेशा NaOH लिख के देगा। तुरंत समझ में आना चाहिए ये SN2 रिएक्शन है। कैसे? सबसे पहली चीज, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। कोई भी कभी भी ध्यान रखना बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कभी भी हीट रिक्वायर्ड नहीं होती। और यहाँ मैंने ले लिया पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट DMF।
तो मुझे तुरंत समझ में आ गया सॉल्वेंट कैसा है, पोलर अप्रोटिक। न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो प्रोसीजर क्या होगा, SN2। और SN2 हमेशा क्या करता है, इन्वर्जन। क्या करता है बच्चों, इन्वर्जन। और इन्वर्जन में क्या होता है आप सबको पता है, चीज़ें क्या होती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। और इसी इन्वर्जन को एक नाम देते हैं बच्चों, वॉल्डेन इन्वर्जन। इसे नाम देते हैं क्योंकि वॉल्डेन क्या था, साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ें की थी। तो यहाँ पर क्या होता है, वॉल्डेन इन्वर्जन। क्लियर है। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। और ये कैसा अटैक करता है बच्चों, बैक अटैक करता है। और बैक अटैक करेगा तो चीज़ों क्या हो जाएंगी, रिवर्स। और मुझे पता है फिशर में चीज़ें रिवर्स करने का मतलब हुआ एक का चेंज, क्योंकि एक का चेंज करने पे क्या होता है, चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। तो अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ। और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CH3। और यहाँ क्या जुड़ा है, C2H5। और ये न्यूक्लियोफाइल है क्या बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल है OH। तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखें। मान लीजिए यहाँ पर H है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर मान लीजिए मैंने ले लिया फेनिल ले लिया, ठीक। और यहाँ मैंने Cl ले लिया। अब मेरी रिएक्शन कराई मैंने NaN3 DMSO, ठीक। Na-N3 कराई। तो Na-N3 का मतलब N3 माइनस Na प्लस। क्या करेगा, DMSO है मतलब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, बैक अटैक करेगा, Cl को बाहर निकाल देगा। तो बताओ मेरे पास जो वॉल्डेन इन्वर्जन मतलब इन्वर्जन होगा तो N3 किधर आएगा बच्चों, इधर। H किधर आ जाएगा, इधर। और जो चीज़ें लगी हैं वो वैसी ही लगी रहेंगी। क्या क्लियर हो रहा है कैसे हम यहाँ पर रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए एक और रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन में दिया होता CH3 H C2H5 और यहाँ होता न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी करें कोई दिक्कत नहीं है। तो बताएं यहाँ रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए NaCN DMF। तुरंत समझ में आया, पोलर अप्रोटिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्यों, Na प्लस और Cn माइनस क्या करेगा, बैक अटैक। और न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, निकाल देगा। तो बताइए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मुझे पता है Cn यहाँ जुड़ जाएगा, CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ और C2H5 यहाँ। इन्वर्जन का मतलब हुआ आप चेंज कर दो एक का। Cn न्यूक्लियोफाइल यहाँ था, सॉरी लिविंग ग्रुप है, सॉरी ये यहाँ एक हैलाइड लगा दो, क्लोरीन लगा दो, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोसीजर को समझ रहे हैं। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है ये। चलिए एक क्वेश्चन और करें। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर NaI होता और एसीटोन होता। NaI भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि I माइनस क्या होता है, आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ साथ अगर यहाँ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट रहे तब भी ये I माइनस क्या कर सकता है, अच्छे से अटैक कर सकता है। तो मुझे बताओ अगर मेरे पास यहाँ पर Cl होता, H होता, CH3 होता, C2H5 होता तो क्या होता है, NaI माइनस अटैक करता और Cl माइनस को निकाल देता। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनता, इन्वर्जन। और इन्वर्जन में I इधर आ जाता, H इधर आ जाता, CH3 इधर आ जाता और C2H5 इधर आ जाता। क्या क्लियर समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे अपन ट्रीट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। SN2 रिएक्शन का मतलब हुआ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। चलिए मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट होते, सॉरी रिएक्टेंट होता कुछ इस तरीके से, I H H C2H5 CH3 और यहाँ पर CH3 रिएक्शन हो रही होती NaI सॉरी Na, यहाँ हैलाइड की जगह मैं क्लोरीन ले लेता हूँ, NaOH और प्रेजेंस ऑफ DMSO, ठीक। रिएक्शन कराते हो और मुझसे पूछता कि प्रोडक्ट के बारे में बताओ, प्रोडक्ट क्या होगा। तो बताओ प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, NaOH का माइनस OH माइनस यहाँ है, लिविंग ग्रुप कहाँ है बच्चों, लिविंग ग्रुप यहाँ है। इसका मतलब ये एंटी अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। और क्या होगा बच्चों यहाँ पर इन्वर्जन, और इन्वर्जन को बनाना मुझे अच्छे से आता है। इस कार्बन पे कोई चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो अटैक हुआ ही नहीं है। अटैक कहाँ हुआ है, अटैक हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब चेंज भी कहाँ होगा, जहाँ अटैक हुआ है। तो पहले वाले पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुई है, जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ I क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, सॉरी OH किसे, इसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3।
तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे मैंने यहाँ पर अटैक करके इसके रिप्लेस कर दिया। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आया, इसे ही बोलते हैं बच्चों वॉल्डेन इन्वर्जन, और इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों SN2 रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मेन बात यहाँ पर बस ये है, आपको रिएक्शन पहचाननी आनी चाहिए और आपको ये समझ में आना चाहिए ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जो रिएक्शन नहीं दे सकते। जैसे ब्रिज हेड कार्बन, मैंने आपको बताया ब्रिज हेड कार्बन क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जो इंटरमीडिएट जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है वो एक्चुअल में क्या बन रहा है, वो sp2 बन रहा है, और sp2 कभी भी ब्रिज हेड कार्बन नहीं हो सकता, वो वैलिड नहीं है। दूसरी चीज़, कभी भी डबल बॉन्ड के साथ हैलाइड कनेक्टेड है, वहाँ कभी भी वॉल्डेन इन्वर्जन नहीं हो सकता। तीसरी चीज़, कभी भी टर्शरी हैलाइड पे अटैक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टर्शरी हैलाइड इतना बल्की होता है बच्चों, अटैक करना क्या होता है, बहुत टफ होता है, इसीलिए वहाँ पर वो अटैक नहीं हो सकता। मैंने आपको सॉल्वेंट के बारे में बताया, आज मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बताया। इन सब चीज़ों को आप रिवाइज करोगे अगर, तभी आप अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे और तब अपन इस चीज़ को और तगड़े से करेंगे। जुड़े रहें समर्पण।